हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन राजेंद्र एकेडमी। तो राजेंद्र एकेडमी में मिडवेल इंडियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके तहत अकबर बादशाह के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो इसके पहले वाला क्लास में अकबर बादशाह के बारे में परिचय कि उनका कहाँ पे जन्म हुआ था, उनके पिताजी कौन थे, उनकी अम्मा कौन थी और किसके संरक्षण में रहा था। बैरम खां के संरक्षण में रहा था। तो उसके बाद फिर बैरम खां के संरक्षण काल में कितना दिन वो काम करता है और फिर पेटीकोट शासन के अंतर्गत कितना दिन तक वो काम किया था, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएं हम इसके पहले वाला चैप्टर में। तो इस चैप्टर को देखने से पहले एक बात है कि आप लोग इसका पहले वाला चैप्टर आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आज का जो क्लास है वो अकबर बादशाह का राजनीतिक अभियान के बारे में है, ठीक है। तो किस तरह से वो अपना साम्राज्य का विस्तार करता है और राजनीतिक अभियान किस तरह से आगे करता है, आगे ले जाता है, तो उसी के बारे में आज पूरा डिटेल में आज हम पढ़ाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक एक पॉइंट देखेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को अकबर बादशाह का राजनीतिक मैप दिखा देते हैं। जैसे कि अकबर बादशाह का शासन क्षेत्र देख लीजिए। अकबर बादशाह का शासन क्षेत्र 1605 ईस्वी में ये मैप में दिखाया गया है। इसको रफली हम ड्रॉ किए हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 1605 ईस्वी में अकबर बादशाह का सबसे अंतिम स्टेज है। तो उस समय में अकबर बादशाह कितना कंट्रोल कर पाए थे भारत देश में, तो नक्शा दिखाया गया है मेरे द्वारा। तो देखिए, ये मैप तो आप लोग जान रहे, सिंपली भारत देश का मैप है। तो कहाँ कहाँ तक उनका कंट्रोल था अकबर बादशाह को, ही चीज़ को दिखाया गया है। देखिए, श्रीनगर है, लाहौर है, सिंध है, गुजरात है, फिर दक्षिण में भारत के बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, फिर इधर पूरब में बंगाल है, पटना है। तो इतना बड़ा क्षेत्र में वो पूरा कंट्रोल करके रखे थे अकबर बादशाह। तो अकबर बादशाह का शासन क्षेत्र 1605 ईस्वी में दिखाया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो अकबर बादशाह का राजनीतिक अभियान अब शुरू हो गया है। किस तरह से पहला अभियान कौन सा था उसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला अभियान जो था वो राजनीतिक अभियान वो मालवा में था। कौन सा ईस्वी में होता है? 1561 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है पॉइंट में, देखिए साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर की ओर से अधम खां और मालवा की ओर से बाज बहादुर। देखिए, अधम खां अकबर की ओर से और मालवा की ओर से बाज बहादुर के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। ये वीवीआई पॉइंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अकबर की ओर कौन था, अकबर की ओर से कौन सेना का नेतृत्व कर रहा था और मालवा की ओर से कौन शासक था, तो बाज बहादुर, ठीक है। तो बाज बहादुर इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित होता है। बाज बहादुर जो था वो बुरी तरह से पराजित हुआ। और इस युद्ध में लूट में अपार संपदा अदम खां के हाथ लगती है। अदम खां बहुत सारा संपत्ति लूटता है यहाँ से, मालवा से, ठीक है। और वो ना इस धन को राज्य के खजाने में जमा नहीं करता है और अपने पास ही रख लेता है। तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तो इसका कुछ दुष्परिणाम होगा। यही होता है कि अकबर उसको बोलता है कि जमा कर दो, तो ये मानता नहीं है, अपना मनमानी करता है और अकबर पे हमला करता है। उसको जान से मारने की कोशिश करता है और अपने ही बादशाह बनना चाहता है। तो अकबर बादशाह इसको मृत्यु के घाट उतरवा देता है पनिशमेंट दे के। तो यही चीज़ है, किसको करता है ऐसा? आदम खां को, ठीक है। तो उसको हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं पिछले क्लास में। तो अगला पॉइंट देखिए, बाज बहादुर की जो पत्नी थी, मालवा की शासक की जो पत्नी थी, क्या थी? रूपमती। तो वो जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा करती है, वो अपने को मार डालती है। क्यों? क्योंकि आदम खां बहुत बुरा आदमी था, तो इसीलिए अपने आप को वो बचा लेती है, क्योंकि उसका पति तो हार जाता है, बाज बहादुर। तो इस तरह से
मालवा का अभियान संपन्न होता है। ठीक है, तब अगला अगला कहाँ पे राजनीतिक अभियान करता है साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर? चुनार का किला में 1561 ईस्वी में। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ पे पॉइंट करें उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और समझ में नहीं आता है तो पॉज करिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे असफ खां, तो वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ पॉइंट कर तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और याद करने की कोशिश करिएगा। तो चुनार के किला में अभियान करता है दूसरा 1561 ईस्वी में अकबर। तो यहाँ कौन नेतृत्व किया था अकबर की ओर से? असफ खां नेतृत्व किया था, और इस तरह से चुनार के किले को जीत लिया जाता है, चुनार के किले को जीत लिया जाता है। अब अगला पॉइंट है आमेर। आमेर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखते हैं 1562 ईस्वी में आमेर का अभियान किया था अकबर। तो पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या है इस पे। जैसे अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देखिए, अपना साम्राज्य विस्तार के लिए इसका बहुत अच्छा ये नीति है, इसी से इसको बहुत सफलता मिलता है। तो देखते हैं, स्थापित किए और अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करता है। समझ रहे हैं, काफ़ी बुद्धिमानी से काम करता है अकबर। अब आगे देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है? एक तो धन का भी हानि होता है, धन जन का हानि होता है, मतलब धन का भी कमी होता है, सैनिक का भी कमी होता है, अच्छे अच्छे निपुण व्यक्तियों का भी कमी हो जाता है क्योंकि युद्ध में मारा जाता है वो लोग। तो इस तरह से वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करिए या तो फिर मित्रता करिए, ऐसे अकबर का नीति रहता है। अब आगे देखते हैं, अमेर के राजा भारमल, क्या नाम रहता है? भारमल या बिहारी मल ने राजपूत शासकों में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कौन? भारमल, राजा भारमल, आमेर के राजा। तो वीवीआई पॉइंट है, देखिए यहाँ पे सभी वीवीआई पॉइंट है। फिर अगला वीवीआई पॉइंट क्या है? भारमल ने अपनी पुत्री हरखा भाई या जोधाबाई का विवाह अकबर से की थी, अकबर से करा दी थी। तो अकबर की पत्नी बन जाती है जोधाबाई। तो आगे अगला पॉइंट देखते हैं। बाद में अकबर ने भारमल के पुत्र जो भारमल का पुत्र रहता है, कौन कौन पुत्र रहता है? भगवान दास, और पोता रहता है भारमल का मानसी को मुगल सेवा में उच्च पद दिया। जैसे मानसी सेनापति रहता है, काफ़ी ज़्यादा युद्ध में, बहुत सारे युद्ध में ये सेना का नेतृत्व करते हैं। तो ये सब देखते, भगवान दास भी काफ़ी ऊंचा पोस्ट में रहता है। तो ये सब अच्छा पोस्ट देता है, उन लोगों को सम्मानित करता है अकबर बादशाह मित्रता करके। अब आगे देखते हैं, चौथा अभियान कहाँ करता है अकबर बादशाह? मेड़ता में 1562 ईस्वी में। ठीक है, तो मेड़ता के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया मेड़ता के दुर्ग पर, जो कि मारवाड़ की सीमा पे स्थित था। जो कहाँ स्थित था? जो मारवाड़ की सीमा पर स्थित था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, यह दुर्ग जागीरदार जयमल राठौर के हाथ में था। कौन था? जयमल राठौर के हाथ में था ये दुर्ग मतलब किला होता है। ठीक है, तो जयमल राठौर के हाथ में था। अब देखते हैं अगला क्या है। मेड़ता पर मुगलों का अधिकार होने के बाद, जब अधिकार हो जाता है मुगल लोग का मेड़ता में, तो जयमल यहाँ से भाग जाता है। बहुत सारे शासक अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे कि जयमल भी भाग जाता है अपना क्षेत्र को छोड़ के, मेड़ता दुर्ग को छोड़ के। अब अगला पॉइंट देखते हैं, गोंडवाना अभियान किस तरह से होता है साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर बादशाह के द्वारा? देखिए 1564 ईस्वी में। ईस्वी थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, और एक बार में नहीं समझ में आता है तो पीछे जाइए, फिर से एक बार री करके देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, इस राज्य पर संग्राम शाह की विधवा रानी दुर्गावती का संरक्षण में उसके अल्प आयु पुत्र वीर नारायण का शासन चल रहा था। बात को समझे?
एक बार और बोलते हैं। इस राज्य पे संग्राम शाह, कौन शासक, संग्राम शाह, इसका डेथ हो गया था, तो उसकी विधवा जो थी रानी दुर्गावती, उसके संरक्षण में उसी का अल्प आयु पुत्र वीर नारायण शासन कर रहा था। और जो वीर नारायण था वो मात्र और मात्र 3 वर्ष का बालक था, मात्र और मात्र 3 वर्ष का बालक था। ये भी BI पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुर्गावती काफ़ी साहसी शासिका रहती है, बहुत हिम्मत से लड़ती है। इसके बारे में कितना मूवी भी बन चुका है, देख सकते हैं, साउथ मूवी भी बना है, देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, वीर रानी दुर्गावती बहुत अच्छा शासन चला थी। दुर्गावती जो थी बहुत अच्छा शासन चला रही थी, समझ रहे, कहाँ, गोंडवाना क्षेत्र में। तो इसको एक तरह से डिस्टर्ब ही करता मुगल लोग, इसको हटा देता है और वहाँ वो क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अब क्या करेंगे, यही साम्राज्य विस्तार में ऐसा करना पड़ता था। अब आगे देखते हैं, अकबर का सेनापति कौन था, असफ खां था, ठीक है। वो अकबर बादशाह को भड़काता है कि ये गोंडवाना क्षेत्र में या गड़कटंगा क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। तो अकबर बादशाह ऐसा मान भी लेता है और आक्रमण करता है और किले में अधिकार कर लेता है। दुर्गावती जो रानी रहती है उसको हरा के अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वीर रानी दुर्गावती बहुत वीरता से लड़ाई लड़ती है, लेकिन लास्ट में वो देखती है कि उसकी हार निश्चित है मुगल सेना से और मुगल सेना जीत रही है, ऐसा देखती है तो काफ़ी हताश हो जाती है। पूरा ताकत लगा के भी, पूरा नीति लगा के भी वो मुगल की सेना को नहीं हरा पाती है। तो वो क्या करती है, वो खुद को तलवार से मार के अपना प्राण त्याग देती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इतिहास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है और रानी दुर्गावती वीरता के लिए जानी जाती हैं। तब ना उनके इतिहास को लेके मूवी बना है, साउथ में भी बना है, आप लोग खोज सकते हैं, यूट्यूब में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए, हम तो देखे नहीं हैं लेकिन पोस्टर देखे हैं दुर्गावती मूवी का। चलिए आगे देखते हैं। अब छठा जो अभियान है या राजनीतिक अभियान मेवाड़ में होता है, वो 1567 से 68 ईस्वी में, मतलब 1567 से 1568 ईस्वी आसपास तक होता है, ठीक है, मेवाड़ का अभियान। तो देखते हैं इसमें पॉइंट वाइज क्या है। अकबर ने स्वयं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का अभियान किया था। अकबर इसमें स्वयं ही पार्टिसिपेट करता है और अभियान जारी रखता है, अभियान में वो जाता है। देखिए 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, 1568 में, ठीक है, अधिकार कर लेता है मुगल लोग। फिर भी उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से, देख रहे हैं, वहाँ का जो शासक उदय सिंह था, वो अपनी नई राजधानी उदयपुर से मुगलों का प्रतिरोध जारी रखता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मुगलों को कठिन संघर्ष करना पड़ता, बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता, क्योंकि ये तो जारी ही रखता है अपना प्रतिरोध, ठीक है। तो अकबर इस युद्ध को जीतने के लिए, मेवाड़ युद्ध को जीतने के लिए अकबर यहाँ जिहाद का नारा देता है। जिहाद के बारे में आप लोग जानते हैं, धार्मिक युद्ध होता है जिसमें कि एक तरह का भावनात्मक रूप से अपने ओर कर लेता है मुसलमान लोगों की, आप लोग को लड़ना है, ये धर्म युद्ध है, चाहे आप लोग का डेथ हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटना है, चाहे आप लोग को मृत्यु प्राप्त हो जाए युद्ध क्षेत्र में, लेकिन पीछे नहीं हटना है, ऐसा करके जिहाद करके वो लोग को युद्ध करने के लिए लोग को प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उदय सिंह चित्तौड़ छोड़ के भाग जाता है। अब उदय सिंह समझ जाता है कि मुगल सेना को हराना मुश्किल है, तो वो चित्तौड़ छोड़ के भाग जाता है। अकबर अपनी सेना से यहाँ काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो अकबर बादशाह गुस्सा होकर वहाँ अपनी सेना को मार मचाने के लिए आज्ञा दे देता है, ठीक है। और यहाँ की जनता के कत्लेआम का निर्देश भी दे देता है कि
लूट भी लो और साथ में मार भी डालो वहाँ का जनता को, ऐसा अकबर बादशाह बोल देता है। ये बहुत ही बुरा बात है। तो ये अकबर के शासन, ये अकबर बादशाह के शासन काल का कलंक माना जाता है, कलंक माना जाता है। अकबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग शेर खान के बारे में भी पढ़े थे कि वो एक राजा को किला के बाहर बुलाता है और कुरान पे शपथ खाता है कि हम आपको नहीं मारेंगे, लेकिन फिर वो जब राजा रात में सोते रहता है तो शेर खान उस पर आक्रमण कर देता है, उसको मार डालता है। और उसकी जो औरत लोग रहती है वो लोग जौहर कर लेती है। उस शासक के जो सेनापति लोग थे या सैनिक लोग थे, वो लोग भी अपनी वाइफ लोग का हत्या कर देता है ताकि वो लोग शेर खान के कब्जे में ना आए। तो शेर खान में भी ये मामला देखे थे, जिसके कारण उसको उसके इतिहास में एक तरह का कलंक है। शेर खान के इतिहास में एक तरह का ये कलंक है। तो उसी तरह से अकबर बादशाह के इतिहास में भी मेवाड़ में जो अभियान किया था और ये आम जनता को जो कत्लेआम का निर्देश दिया था, ये भी अकबर बादशाह के लिए एक कलंक की तरह है। अब आगे देखते हैं। 1572 ईस्वी में उदय सिंह का पुत्र 1572 ईस्वी में उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पे बैठता है। अब देखिए, बहुत ही ताकतवर और पराक्रमी धुरंधर शासक महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठता है 1572 ईस्वी में, जो कि राजा उदय सिंह का पुत्र रहता है, ठीक है। याद रखिए, महाराणा प्रताप किसका पुत्र रहता है? उदय सिंह का पुत्र रहता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है? महाराणा प्रताप ने गोगुंडा नामक स्थान, देखिए गोगुंडा नामक स्थान में अपना राज्याभिषेक कराया और उदयपुर से मेवाड़ की राजधानी कहाँ कर देता है? कुंभलगढ़। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उदयपुर से अपनी राजधानी कहाँ कर देता है? कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर देता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से किया होगा ताकि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, सबल बना सके, ठीक है, युद्ध जीत सके, इसीलिए ऐसा किए होंगे महाराणा प्रताप महाराज। अब आगे देखते हैं। 1576 ईस्वी में बहुत प्रसिद्ध लड़ाई होता है। कौन? हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 ईस्वी में, ठीक है। लड़ाई हुई और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। अब आगे देखते हैं। लेकिन मेवाड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब आगे देखते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस चीज को जान लीजिए। इस युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध में 1576 में जो हुआ था, उसमें कर था असफ खां कर रहा था। असफ खां एवं मानसी कर रहा था अकबर की ओर से, अकबर बादशाह की ओर से। कौन कौन कर रहा था? आसफ खां और मानसी, अकबर की ओर से। जबकि महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर कर रहा था, जो कि अफगान सेनापति था। और साथ ही साथ महाराणा प्रताप का सहायता कौन करता? भीलों की संयुक्त सेना। ये लोग जनजाति लोग हैं, ये लोग ट्राइबल लोग हैं। तो ये लोग भी मदद करता है महाराणा प्रताप महाराज का। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता महाराणा प्रताप का भी सेना, लेकिन फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, इस युद्ध में भामाशाह का त्याग, इसमें एक पॉइंट आता है कि भामाशाह का त्याग इस युद्ध में महत्वपूर्ण है, ऐसा बोला जाता है, भामाशाह। अब अगला पॉइंट देखिए। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। क्या? खमनोर का युद्ध कहा था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? तो अबुल फजल ने, ठीक है। अब देखिए, अगला सितारा पॉइंट में आ रहा है गोरिल्ला छापामार युद्ध। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है और युद्ध टेक्निक है, तो इसके बारे में है। तो गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व कौन कौन किया था, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए, महाराणा प्रताप किए थे, यहाँ तो यहाँ जो पढ़ रहे वही महाराणा प्रताप किए थे गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व। उसके बाद फिर मलिक अंबर नाम का आदमी किया था। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज किए थे, ठीक है। उसके बाद बाजीराव प्रथम, ये लोग मराठा शासक लोग हैं, तो ये लोग भी किए थे। देखिए, गोरिल्ला युद्ध जो होता है वो बहुत ही डेंजर युद्ध होता है। वो एक तरह का छुपा रहता है, झाड़ी में
स्टोन, बड़े बड़े रॉक के पीछे छुपे रहता, अपने आप को कैमोफ्लेज क्रिएट करके, छद्मावरण करके। और जैसे ही कोई कोई एनिमी या दुश्मन आता है, उस पर अचानक से हमला कर देता है और पूरी तरह से ख़त्म कर देता है उन लोग को मार काट के। तो ये जो गोरिल्ला युद्ध है काफ़ी ही डेंजर है, और इस युद्ध में अपने आप को हम भी काफ़ी सक्षम समझते हैं, क्योंकि हम इसका काफ़ी अभ्यास भी किए हैं। और अगर कभी भी हमको मौका मिलता है तो इस युद्ध को हम बहुत अच्छा से संपन्न करेंगे, लेकिन सिर्फ भारत देश के हित में करना चाहते हैं। अपना जो पावर है, अपना वो जो स्किल है, वो भारत देश के लिए हम करना चाहते हैं, समझ रहे। और इस युद्ध का ट्रेनिंग हम बचपन से लिए हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, अगर पोस्ट में आते हैं तो फिर अपने आप को साबित कर देंगे इस युद्ध के लिए, लेकिन भारत देश के लिए ओनली। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब आगे देखते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे होती है। धनुष की डोरी चढ़ाते हुए, धनुष की डोरी चढ़ाते हुए। जब धनुष की डोरी चढ़ा रहा था तो टूट गया होगा या फिर छूट गया होगा और एकदम छिटक के लगा होगा महाराणा प्रताप को, तो जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से एक हम लोग रामायण में भी जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ रामायण, उसमें भी हम लोग देख भगवान राम शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो शिव धनुष टूट जाता है। तो वही समय एक साधु महाराज आते हैं परशुराम, और पूरा विरोध करते हैं राम भगवान का, और उन लोग को वध करना चाहता है राम भगवान का। तो लक्ष्मण भगवान पूरा पावर में आ जाते हैं और बोलते क्या बड़ा बड़ा बात करते हैं, हमला करके तो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। लक्ष्मण भगवान और परशुराम भगवान के बीच में खूब बहसबाजी होता है कि हमला करके तो देखिए, आप सब पता चल जाएगा साधु महाराज। तो फिर राम भगवान बड़े भैया रहते हैं, उसको समझाते हैं, बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं बड़े भैया राम भगवान। तो साधु पुरुष को भी समझा देते हैं कि ये आपका प्यारा शिष्य की तरह है, इस पर क्या अपना पावर दिखाएगा साधु महाराज। और अपना भाई को बोलता है, आप लक्ष्मण को, कि देखो प्यारे भाई, ये गुरु जी हैं, इनका रिस्पेक्ट करो, इस तरह से युद्ध नहीं होता। लेकिन हम तो सोच रहे थे वार हो ही जाए, तब पता चल जाए, मज़ा आ जाए। अब आगे देखते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद, अगला पॉइंट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, महाराणा प्रताप का पुत्र, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेकिन बाद में वो जाके जहांगीर के साथ अमर सिंह सशर्त, मतलब शर्त रखता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब हम समझौता करेंगे, और ऐसा करके वो समझौता कर लेता है, किसे, जहांगीर से। इस तरह से सभी प्रमुख राजपूत रियासतें मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कौन कौन स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, मेड़ता किया, रणथंभौर किया, कलंजर किया, मारवाड़ किया, तो इस तरह से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, 7वां नंबर पे, रणथंभौर 1569 ईस्वी में, मतलब 1569 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे सुरजन राय, कौन, यहाँ पे सुरजन राय या फिर हाड़ा राजपूत, इसको हाड़ा राजपूत कहते हैं, तो उसी का शासन चल रहा था। यहाँ पे सुरजन राय का शासन चल रहा था, जिसको कि हाड़ा राजपूत कहते हैं। अगला पॉइंट, अकबर ने मानसी को समझौता के लिए भेजा कि जाओ समझौता करके आओ सुरजन राय से। अब आगे देखते हैं, सुरजन राय हाड़ा ने अकबर की सर्वोच्चता, कि आप ही सर्वोच्च हैं, आप सर्वोच्च हैं, हम आपके नीचे अधीनस्थ शासक हैं, ऐसा कह के वो स्वीकार कर लेता है सुरजन राय हाड़ा, ठीक है। लेकिन सशर्त, वो भी शर्त रखता है कि ऐसा ऐसा शर्त होगा तभी हम ऐसा स्वीकार करेंगे, ऐसा बोलता है। अब आगे देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, क्या शर्त रखता है सुरजन राय हाड़ा, कि मुगलों से वैवाहिक संबंध हम नहीं रखेंगे, हमको पसंद नहीं है मुगलों से वैवाहिक संबंध, ऐसा बोलता है। तो अकबर बादशाह इस चीज़ को मान लेता, ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या रखता है कि दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, मतलब सिजदा और पैबोस आप लोग पढ़े थे ना बलबन के समय में, तो वही चीज़ यहाँ पे सिजदा नहीं करेंगे मतलब महाराज के सामने हम जाके झुकेंगे नहीं, हम अपना
सर ऊंचा करके ही बात करेंगे, ऐसा बोलता है कौन, सुरजन राय हाड़ा। तो इसको भी अकबर बादशाह मान लेते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है कि दरबार में हम पूरा तलवार लेके ही जाएंगे, तलवार इन्हीं के दरवाजा में रख लिया और हमको निहत्थे ले गया अकबर बादशाह के पास दरबार में, नहीं हम अपना तलवार एकदम लेके ही चलेंगे, ऐसा बोलता है। तो उस चीज़ को भी अकबर बादशाह मान लेता है। जबकि इस जगह पे एक बात बोलेंगे, अकबर बादशाह अपना सम्मान कराना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, और अगर कोई कोई उसका सम्मान नहीं करता था तो उस पर बहुत ही कड़ा एक्शन लेता था। किसी किसी को तो वो क्या करता है, गुस्सा को उसको पनिशमेंट देता है, उसको सजा देता है और किला की छत से फेंकवा देता है उसको, बहुत कोई को। तो इस तरह से अकबर बादशाह अपना इज्जत और सम्मान कराने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो मान लेता है सुरजन हाड़ा का बात को। अब आगे देखते हैं, कलिंजर का अभियान 1569 ईस्वी में हुआ था, 1569 ईस्वी में, ठीक है, कलिंजर का अभियान होता है। तो देखिए यहाँ पे बाघेल राजा कौन, रामचंद्र का शासन चल रहा था। यहाँ पे बाघेल राजा रामचंद्र का शासन चल रहा था। उसने कलिंजर मुगलों को सौंप दिया। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं, छोटा पॉइंट है। तो उसने कलिंजर मुगलों को सौंप दिया, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गया। अब नवा अभियान कहाँ है, मारवाड़, बीकानेर एवं जैसलमेर में, देख रहे हैं ये राजस्थान का क्षेत्र है, 1570 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं बीकानेर। आप लोग देखते हैं ना, बीकानेर बहुत फेमस एगो भुजिया मिलता है, हमको बहुत पसंद है, 10-20 रुपया का हम खरीद लेते हैं, जब मन करता है खा लेते हैं, पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो देखिए मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर में अभियान करता है 1570 ईस्वी में अकबर बादशाह। यहाँ पॉइंट देखते हैं, मारवाड़ का शासक कौन था, चंद्रसेन, और बीकानेर का शासक कौन था, कल्याणमल। ध्यान से देखिए, मारवाड़ का शासक कौन था, चंद्रसेन, बीकानेर का शासक कौन था, कल्याणमल, बीकानेर का शासक कौन था, कल्याणमल। जैसलमेर का शासक कौन था, हर राय ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। इस तरह से साम्राज्य में इन लोगों को मिला लेगा। अब देखिए 1570 ईस्वी में अंत तक अकबर के प्रभुत्व को नहीं स्वीकार करने वाले 3 रियासतें थी। मान लीजिए ये लोग तो कर लिया, मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर स्वीकार कर लिया अधीनता अकबर का, लेकिन 1570 के अंत तक अकबर का प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करने वाले 3 रियासतें थी। कौन कौन रियासतें थे वो जान लीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। अब 10वां नंबर का जो अभियान था गुजरात विजय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पॉइंट में 1572 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से काफ़ी कुछ आता है, आपका क्वेश्चन काफ़ी आता है यहाँ से एग्जाम में। देखिए अकबर के गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि वहाँ का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह तृतीय, ठीक है। गुजरात जहाँ एक और, देखिए क्यों ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट था उस चीज़ को जान लीजिए। गुजरात क्षेत्र जहाँ एक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था गुजरात क्षेत्र, वहीं दूसरी ओर वहाँ अनेक व्यस्त बंदरगाह थे, जिसे व्यापारिक केंद्रों के रूप में यह तेजी से विकास कर रहा था। बात को समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र, कृषि भी हो रहा था, व्यस्त बंदरगाह भी था, जिसे व्यापारिक केंद्रों के रूप में यह तेजी से विकास कर रहा था। अब आगे देखते हैं गुजरात का क्षेत्र। अब आगे देखते हैं, गुजरात आक्रमण के लिए अकबर को राजकुमार इत्माद खां द्वारा आमंत्रित किया था। यहाँ पे पूछ सकता है गुजरात आक्रमण के लिए गुजरात आक्रमण के लिए अकबर को कौन आमंत्रित किया था, ये पूछ सकता है। तो राजकुमार इत्माद खां द्वारा आमंत्रित किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट ना वीवीआई पॉइंट था, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर गुजरात अभियान में स्वयं गया था और इस युद्ध में अकबर को जीत मिलती है, ठीक है। अकबर के गुजरात से वापस जाते ही 6 महीना में, कितने
6 महीने के अंदर ही वहाँ मिर्जा बंधुओं के अधीन, वहाँ पे मिर्जा बंधु लोग थे, वो लोग के अधीन विद्रोही गुट एकत्रित हो जाते हैं और मुगल शासन के विरोध में विद्रोह कर देते हैं। अब अकबर बादशाह को इसका पता चलता, अकबर बादशाह बहुत तेजी से आता है, गुजरात आता है और 1573 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा देता है, पूरा कुचल देता है। अब आगे देखते हैं। स्मिथ ने गुजरात अभियान को ऐतिहासिक और दूरगामी अभियान कहा, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट अभियान और कहीं भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए स्मिथ नाम का इंग्लिशमैन बोलता है कि गुजरात अभियान बहुत ज़्यादा तेजी से ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण है, ऐसा बोला था, स्मिथ बोला था। अब अगला पॉइंट देते हैं। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया। देखिए वीवीआई पॉइंट है, ठीक है, स्मिथ वाला भी वीवीआई पॉइंट था और ये बुलंद दरवाजा स्थापित किस उपलक्ष्य में कराया, ये भी वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। तो गुजरात विजय के स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को स्थापित करवाया था, ठीक है, बुलंद दरवाजा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भी एक दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब आगे देखते हैं। अकबर बादशाह भी बुलंद दरवाजा का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अकबर ने पहली बार कैम्बे या खंभात में समुद्र को देखा। बात को समझ रहे हैं? अकबर ने पहली बार खंभात की खाड़ी में समुद्र को देखा। तो हम भी आज तक समुद्र को नहीं देखे हैं। अब देखते हैं, जब मौका मिलेगा अपना 4 व्हीलर निकाल के चलेंगे उड़ीसा, पुरी, ठीक है, लेकिन अपना जब कार खरीदेंगे तभी जाएंगे। अब आगे देखते हैं। पुर्तगालियों से भी पहला मुलाकात किया था, और यहाँ पे जो गुजरात के क्षेत्र में पुर्तगालियों से भी सबसे पहले पुर्तगालियों से पहली बार मुलाकात अकबर बादशाह ये गुजरात क्षेत्र में ही किए थे, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, अगला नंबर कहाँ अभियान करता है, 11वां नंबर का, बिहार और बंगाल विजय कब करता है, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। 1572 ईस्वी में अकबर ने मुनीम खां या खाने खाना के नेतृत्व में शाही सेना भेजा और वहाँ भेज के दाऊद खां को हराने के लिए भेजा। बात को समझ रहे हैं? तो मुनीम खां के नेतृत्व में, जिसको कि खाने खाना भी बोला जा रहा है, उसी के नेतृत्व में शाही सेना भेजा दाऊद खां को हराने के लिए। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। पटना व हाजीपुर पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया जाता। कहाँ? पटना और हाजीपुर पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया गया। दाऊद खां जो था वो गौड़ प्रदेश की ओर भाग जाता है तेजी से। अब कुछ समय के बाद दाऊद खां वहाँ जाने के बाद भाग बस नहीं गया, वहाँ गया और पुनः विद्रोह कर दिया। समझ रहे हैं? अब अगला पॉइंट देखिए। मुगल सेना का सेनापति कौन? मुनीम खां और दाऊद खां के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तुकरोई का युद्ध होता है, ठीक है। और ये कब होता है? 1572 ईस्वी में होता है। अब क्या होता है? इस तरह से दाऊद खां का हार हो जाता है और बिहार मुगलों के आधिपत्य में आ जाता है, ठीक है, आधिपत्य स्थापित हो जाता है मुगलों का। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1576 ईस्वी में दाऊद खां मारा गया। अब गौड़ प्रदेश भी मुगलों के अधीन हो गया। देखिए, बिहार भी अधीन हो गया और उसके बाद गौड़ प्रदेश भी अधीन हो गया। बात को समझ रहे? बंगाल भी अधीन हो गया। तो इस तरह पे यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। और दाऊद खां मारा गया। ओके ना, समझ गए आप लोग? अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए उत्तर पश्चिम विजय मतलब देखिए भारत का मैप देखते हैं तो इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है। तो इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में, मतलब इस क्षेत्र में उत्तर और पश्चिम के बीच वाला क्षेत्र में कैसे विजय अभियान चलाते हैं अकबर बादशाह, उसी के बारे में है यहाँ पे, जान रहे? तो इसी क्षेत्र में ना काबुल है। तो देखिए काबुल 1581 ईस्वी में होता है। यहाँ पे अकबर ने यहाँ के शासक हकीम मिर्जा, देखिए यहाँ के शासक हकीम मिर्जा को हराता है। देख रहे हैं, हकीम मिर्जा
यहाँ पे पूछ सकता है काबुल का शासक कौन था अकबर के समय में? हकीम मिर्जा। तो पुर्तगाली विद्वान मंसरेट, कौन? मंसरेट भी अकबर के साथ इस अभियान में गया था, काबुल अभियान में, पुर्तगाली विद्वान मंसरेट भी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, काबुल का सूबेदार मानसिंह को नियुक्त कर देता है, जीत लेता है और काबुल का सूबेदार मानसिंह को नियुक्त कर देता है। देख, हरमल शासक जो जोधाबाई का पापा थे, तो उसी का पोता मानसिंह को यहाँ पे अकबर बड़ा पोस्ट में रख रहा है, सूबेदार। ठीक है, और सेनापति के रूप में भी मानसिंह को रख रहा है अकबर बादशाह। अब आगे देखते हैं। देखिए, राजपूतों के साथ संधि करने से क्या हुआ? अकबर बादशाह का जो पावर था उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुआ, इन्हांस हुआ। राजपूत लोगों का ताकत भी अब मुगल सेना में सम्मिलित हो गया। तो इस तरह से अकबर बादशाह का जीत निश्चित हो गया था। अब देखिए 13वां नंबर का जो अभियान था कश्मीर विजय। क्या था? कश्मीर विजय था, जो कि 1585 से 1586 ईस्वी में चलता है। अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व भगवान दास कर रहा था सेनापति बन के, वही, और कासिम खां कर रहे थे नेतृत्व, अकबर सेना का नेतृत्व। ठीक है, और कश्मीर का राजा कौन था? यूसुफ खां। तो युद्ध होता है और युद्ध में यूसुफ खां पराजित हो जाता है। तो यहाँ से वीवीआई पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अकबर बादशाह का एक बहुत ही बुद्धिमान दोस्त और उसका सलाहकार बीरबल का मृत्यु इसी समय में हो जाता है, यही अभियान के समय में हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूसुफजई कबीले का विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल गया था, ठीक है। तो देखिए, जो कबीला वाला लोग रहता है वो लोग बहुत खतरनाक होता है, वो लोग आसानी से हारता नहीं है। तो उसी के तहत कार्रवाई में बीरबल जब कार्रवाई करता है वही समय बीरबल का मृत्यु हो जाता है। देखिए क्या पॉइंट है, कश्मीर के यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाने के क्रम में बीरबल मारा गया, और जब बीरबल का मृत्यु हो जाता है तो अकबर 2 दिन तक खाना नहीं खाता है, 2 दिन तक उसको नींद भी नहीं आता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बीरबल से उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत प्यारा मित्र था उसका, अकबर बादशाह का। अब अगला देखते हैं 14वां, सिंध या ठट्टा का विजय 1591 ईस्वी में होता है। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट आ रहा है। गवर्नर अब्दुल रहीम खाने खाना, सिंध शासक जानी बेग, कौन? देखिए गवर्नर अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर की ओर से और सिंध शासक जानी बेग के बीच युद्ध होता है। इसमें जानी बेग हार जाता है, सिंध क्षेत्र का शासक। अब देखिए 1595 ईस्वी में कठियावाड़, बलूचिस्तान, मकरान पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। देख रहे सिंध क्षेत्र के साथ साथ कहाँ 1595 ईस्वी तक अधिकार होता है? कठियावाड़, बलूचिस्तान, मकरान पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस तरह से देखिए अब दक्षिण भारत का अभियान, जैसे भारत का मैप देखते हैं ना, तब दक्षिण में कैसे अभियान करता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभियान है। और इसी अभियान के बाद अकबर बादशाह का जीवन का समाप्ति हो जाता है। चलिए कैसे होता है उस चीज़ को देखते हैं। मुगलों में अकबर प्रथम शासक था, ठीक है, प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया, पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत पे अभियान किया। अकबर के द्वारा खानदेश, दौलताबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, असीरगढ़ को जीत लिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को री करके देख लीजिए किसको किसको जीत लेता है। वीवीआई पॉइंट में देखिए, अहमदनगर जो था दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार था, वहीं से प्रवेश किया जाता था। और यहाँ की शासिका कौन थी? चांद बीबी, बहुत ही महत्वपूर्ण शासिका चांद बीबी। तो आगे देखते हैं, अहमदनगर का अभियान में अकबर का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर का ही पुत्र मुराद कर रहा था, ठीक है, और अब्दुल रहीम खाना कर रहा था, ठीक है। और देखिए चांद बीबी महिला होते हुए भी मुगलों की सेना को बराबर टक्कर देती, बहुत डेंजर टक्कर देती है और जल्दी नहीं हारती। फिर आगे देखते हैं, लेकिन फिर भी इसका हार होता है और यहाँ पे अधिकार हो जाता है मुगलों का, चांद बीबी हार जाती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, असीरगढ़ 1601 ईस्वी में अकबर का आक्रमण होता है। असीरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई लिख देते हैं, वीवीआई। असीरगढ़ का अभियान होता है अकबर का 1601 ईस्वी में। यहाँ यह उस समय
यह उस समय विश्व का दुर्भेद किलो में से एक था। दुर्भेद किलो, जिसको कि भेद नहीं सकता था, जिसका का दरवाज़ा या दीवार को तोड़ के अंदर नहीं जाया जा सकता था, ऐसा किला था असीरगढ़ का किला। और ये काफ़ी धनी क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा धनी था, काफ़ी ज़्यादा धनी। कितना धनी था देखिए, यहाँ के किलो 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 के गेट की चाबी भी सोना धातु की थी। बताइए, तो जो चाबी था ना वो सोना धातु की थी। हमारा और आपका घर का गेट का चाबी कौन सा मेटल का होता है? बताइए तो कौन सा धातु का होता है? आयरन का। और यहाँ असीसगढ़ के किले का गेट का चाबी कौन सा धातु का रहता है? गोल्ड, सोना का। देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। तो ये काफ़ी धनी क्षेत्र था, तभी ना ऐसा था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, असीरगढ़ का युद्ध। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि असीरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम युद्ध होता है, अंतिम युद्ध। इसके बाद वो युद्ध नहीं कर पाता अकबर बादशाह। अब अगला देखते हैं, दक्षिण विजय के बाद अकबर ने सम्राट की पदवी धारण की थी। ये भी वीवीआई पॉइंट है कि दक्षिण विजय जब वो कर लेता है अकबर बादशाह, तभी वो सम्राट की पदवी धारण करता है, क्योंकि उस पर हिंदू प्रभाव भी था अकबर बादशाह का। तो बादशाह तो था ही, लेकिन सम्राट का भी पदवी धारण करता है। काहे कि उसको उस शासक पे, अकबर बादशाह के ऊपर राजपूत शासकों का भी प्रभाव था, हिंदू शासक लोग का भी प्रभाव था, इसलिए सम्राट का पदवी धारण करता है। सम्राट का पदवी कौन धारण करता है? हिंदू शासक लोग ना करते। अशोक सम्राट सुने हैं कि नहीं? अब आगे देखते हैं, अकबर सम्राट की मृत्यु कब हो जाता है? 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जान लीजिए। और अकबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अर्श असियानी कहता है। अर्श असियानी मतलब स्वर्ग में रहने वाला, ऐसा कहा जाता है। किसको? अकबर बादशाह को कहा जाता है। देखिए, जब अकबर बादशाह का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अकबर बादशाह को लेके, कि अकबर बादशाह का जब मृत्यु हो जाता है 1605 ईस्वी में, तो इसमें अकबर बादशाह का बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी दुखी हो जाता है और काफ़ी बीमार हो जाता है, और अपना पेट में दर्द के कारण, काफ़ी दर्द होता है उसका पेट में, तो उसी के कारण दुखी होके, तकलीफ सहते हुए, और अपने लोगों से उसको चोट लगता है, जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है। तो कौन कौन उसको दुख देने में था, तो इस चीज़ को जान लीजिए। उसका अपना ही पुत्र जहांगीर, जो कि जिसका कि नाम क्या था? सलीम था। वो विद्रोह कर देता है अपने को बादशाह बनाने के लिए, ऐसा करता है। लेकिन हम यहाँ पे एक पॉइंट बोलेंगे कि अकबर भी जब वृद्ध हो रहा था तो उसको अपना पद छोड़ देना चाहिए था अपना बेटा के लिए, लेकिन वो काफ़ी बूढ़ा होने तक, काफ़ी एजेड होने तक, 63 वर्ष तक, 62 वर्ष तक वो शासन में ही था। तो इस तरह से जहांगीर अपने आप को बादशाह घोषित करने के लिए विद्रोह कर देता है। एक तरह के दोनों का कम्युनिकेशन सही नहीं था, इसीलिए ऐसा होता है। और साथ ही साथ जो सलीम जो था वो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का भी हत्या करवा देता है। विद्रोह भी कर रहा था और उसके जो करीबी लोग था उसको भी हत्या करवा दे रहा था। और अबुल फजल जो था वो सलाहकार था अकबर का। तो इस तरह से काफ़ी चोट लगता है अकबर बादशाह को कि अबुल फजल मेरा मित्र को भी, मेरा प्यारा पुत्र मार देता है। तो इस चीज़ से उसको काफ़ी दुख लगता है। इस समय भी वो 2 दिन तक खाना नहीं खाता है। और यही समय पे और उसको क्या दुख होता है कि उसकी जो अम्मी रहते हैं हमीदा बानो बेगम, उसका भी मृत्यु हो जाता है। और साथ ही उसका 2 पुत्र और रहते हैं, मुराद और दानियल, वो भी शराब पी पी के उन लोग का डेथ हो जाता है। तो इस तरह से मुराद और दानियल का भी डेथ हो जाता है। और बीरबल को भी कबायली लोग मार देता है, जिससे कि अकबर बादशाह को काफ़ी दुख लगता है। ठीक है, उस समय भी वो 2 दिन तक खाना नहीं खाता। तो इस तरह से अकबर बादशाह काफ़ी अकेला फील करता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड लोग को मार दे रहा है, उसका सलाहकार लोग का, उसका प्रधानमंत्री लोग को युद्ध में मारा जा रहा है, या फिर सलीम भी मार दे रहा है। तो इस तरह से उसको काफ़ी दुख लगता है और बहुत संवेदनशील राजा रहता है। तो बस उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बीमार होता है, और एक दिन काफ़ी पेट में दर्द होता है और उसका डेथ हो जाता है।
इस तरह से बात को समझे। तो यहाँ पे क्लास समाप्त हो गया है, तो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आप लोग को बता देंगे कि इसके बाद जो क्लास आने वाला है वो कौन सा क्लास आएगा। प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर बादशाह का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, धार्मिक नीति कैसा था, वित्तीय सुधार कैसा था, अकबर के नवरत्न कौन थे, तो वो सब आएगा। बात को समझे। तो उसी चीज़ को, और एक पॉइंट और थोड़ा सा छूट गया था कि अकबर बादशाह जब 1605 ईस्वी तक आता है अपना कार्यकाल करते हुए, कार्यकाल को पूरा करते हुए, तो उस समय जो अकबर बादशाह का जो वार्षिक आय था 10 करोड़ पाउंड था। कितना? 10 करोड़ पाउंड था। और अकबर बादशाह का जो सेना था, सेना का स्ट्रेंथ था या सेना कितना मजबूत था, तो वो 3 लाख सेना था। समझ रहे हैं। और मैप में तो आप लोग को दिखाए थे कि कितना बड़ा क्षेत्र में अकबर बादशाह अपना कंट्रोल स्थापित करते। कश्मीर, गुजरात, बंगाल, गोलकुंडा, अहमदनगर, काफ़ी बड़ा क्षेत्र में। समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जल्दी से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और 5 काउंट करेंगे। आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अकबर सम्राट के द्वारा सबसे पहले साम्राज्य विस्तार के लिए कहाँ आक्रमण किया जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, 5 काउंट करेंगे। आप लोग अपना ऑप्शन चुनिए। ए है चुनार, बी है आमेर, सी है मेड़ता, डी है मालवा। चलिए 5 काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो इसका आंसर है मालवा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अकबर की प्यारी पत्नी जोधाबाई के पिता का नाम बताएं। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और 5 काउंट करेंगे। आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ए है भगवान दास, बी है भारमल, सी है सूरजमल, डी है रामदास। चलिए 5 काउंट करें, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या है हम बता देते हैं। इसका आंसर भारमल है। जोधा के पापा के नाम क्या था? पापा का नाम क्या था? जोधा के पापा का नाम भारमल था। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था और इसको खामनौर का युद्ध किसने कहा था? इसको जो खामनौर का युद्ध किसने कहा था? इसको खामनौर का युद्ध किसने कहा था, ये बोल रहा है। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, इसको खामनौर का युद्ध किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन चारों पढ़ रहे हैं, 5 काउंट करेंगे। आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ए है अबुल फजल, बी है खाने खाना, सी है बीरबल, डी है भगवान दास। 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए अबुल फजल। ओके ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने किस विजय के बाद सम्राट की पदवी धारण की? ठीक है, इसको वह आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे। तो चलिए, और चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, 5 काउंट करेंगे। आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ए है सिंध विजय, बी है गुजरात विजय, सी है दक्षिण विजय, डी है कश्मीर विजय। 5 काउंट करें, 1 2 3 4 5। चलिए अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो चलिए हम इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है सी, दक्षिण विजय। ठीक है, तो इस तरह से क्लास ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास क्या होगा? नेक्स्ट क्लास होगा आपका प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक नीति, वित्तीय सुधार, अकबर के 9 रत्न। क्योंकि अकबर बादशाह काफ़ी लंबा काम किए थे, 49 वर्ष, मतलब 49 वर्ष तक काम किए थे। तो इसीलिए अकबर बादशाह का जो क्लास है थोड़ा सा लंबा चल रहा है, और हर पॉइंट को पकड़ना जरूरी है, कहे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे भाई का सपोर्ट करते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ठीक है, अपने प्यारे भाई का सपोर्ट करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। बाय मेरे प्यारे भाइयों।